जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही स्पीकर बिरला की चाय को मुंह पे ठुकरा दिया। और संसद में ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह को वाकई मुंह छुपा करके संसद से भागना पड़ा। मगर संसद सत्र खत्म होते ही नायडू ने किस तौर पर शाह के लिए मुश्किल पैदा कर दिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों कहते हैं ना कि ये वोट किस करवट बैठेगा। बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को इस बात का इंतजार था कि देश की दशा और दिशा संसद का ये मानसून सत्र तय करेगा। अगर मोदी और शाह अपनी चला ले गए, अगर मोदी और शाह परिसीमन बिल पारित करा ले गए, तो फिर ये समझ लीजिए कि मोदी और शाह को रोक पाना इतना आसान राहुल के लिए नहीं होगा। मगर हुआ क्या दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले हुआ क्या 13 अगस्त की दोपहर को हुआ वही जिस बात का एहसास और डर मोदी और शाह को था। क्योंकि डर तो लगता ही है, अच्छों को डर लगता है दोस्तों। और डर तब लगता है जब वो कायरता दिखाते हैं, डर तब लगता है जब वो अपने काम से चोरी करते हैं, डर तब लगता है जब अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के बजाय देश को भ्रमित करके अपना वोट बैंक बनाते हैं। डर तब लगता है जब उन्होंने इतनी चोरियां कर ली हों, उन्होंने इतनी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के पूरी कहानियां बना ली हों, उन्होंने देश के साथ इतनी गद्दारी कर ली हो कि सावरकर भी शर्मा जाए उस कावरता में। जी हाँ दोस्तों, शाह संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में आए जरूर, प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए जरूर, मगर महज 4 मिनट में शाह को संसद से निकलना पड़ गया मुंह छुपा करके। आज मात्र 4 मिनट के लिए लोकसभा चली, लेकिन अगर सरकार चाहती तो लोकसभा चला सकती थी, कम से कम शाम तक तो चला ही सकती थी। और अमित शाह अपना वो लिखा हुआ भाषण पढ़ सकते थे संसद में। अमित शाह कोई इतने बड़े भी कायर थोड़ी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, मजबूत गृह मंत्री हैं। दरबारी और गटर मीडिया उनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना करता है। चाहते तो चलवा सकते थे कम से कम 3 बजे तक ही 13 अगस्त को, जिसके लिए अमित शाह जी ने 12 अगस्त को ही कहा था, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा और 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक 3 बजे ये तय कर। हु आर यू मिस्टर शाह? आप कब से तय करने लगे संसद की कार्रवाई? ये तो स्पीकर तय करते हैं। वैसे स्पीकर भी तो आपके ही हैं, तो कम से कम 3 बजे तक कार्रवाई करवा लेते, संसद को चला सकते थे, जो खुद स्पीकर के लिए चिट्ठी लिखी थी। मगर दोस्तों बहुत सीरियस नोट पे इस बात को कह रहा हूं, लोकसभा को अपने जूते की नोक पर रखकर सदन सत्र चलवाने वाली सरकार इस बार इतना घबरा गई कायरों की तरह कि वो सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं कर सके। मोदी जी और शाह साहब दोनों ही सदन से बाहर ही रहने में भलाई समझी। और इनके अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता क्या कहते हैं, रोजाना तो शाह गए थे संसद के भीतर। अरे भैया, आपका बच्चा स्कूल परिसर में जाए और स्कूल परिसर में खेल ग्राउंड के पीछे वहीं बैठ करके बच्चों के साथ कंचे खेलें, तो क्या वो कहेगा कि मम्मा पापा मैं तो स्कूल जाता हूं? अगर वो क्लासरूम में ना जाए और बाहर बैठ के कंचे खेले स्कूल परिसर में, तो उसका स्कूल जाना हुआ? अमित शाह गए संसद परिसर में। दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में संसद परिसर में हर कैबिनेट मंत्री का अपना रूम बना होता है। संसद परिसर में घुसने के बाद लोग जाते हैं अपने अपने केबिन में, वहां उनके लोग होते हैं, स्टाफ होता है। अमित शाह ने भी वही किया। मगर इनके अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता, नेता, मंत्री कहते हैं कि शाह साहब आए तो रोजाना संसद के भीतर। ये वही स्कूल के बच्चे वाले जैसी स्थिति है। अब दोस्तों आखिरी दिन विपक्ष की एकता का नतीजा ही था जिसने सत्ता पक्ष को घुटनों पे ला दिया। अमित शाह और मोदी संसद के भीतर गए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। और वो जब बोलते हैं तो पूरे संसद को स्पीकर चुप करा देते हैं। मगर अमित शाह और मोदी, अब आप देखिए ना, मोदी और शाह के लटके हुए इन चेहरों को, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष का घेराव। दोस्तों हुआ क्या आपको बताते हैं। 13 तारीख आखिरी दिन संसद के अंदर मोदी और शाह आए, मानो आकर के सारा डैमेज कंट्रोल कर ले जाएंगे और फिर कहने के लिए हो जाएगा आए तो थे मोदी और शाह संसद के भीतर। विपक्ष ने ऐसा घेरा कि मोदी शाह को भागने में भलाई महसूस हुई। अब देखिए ना कैसे विपक्ष इंतजार कर रहा था मोदी, शाह और बिरला का। मगर बिरला को तो पीएम और शाह का मैसेज पहले ही मिल गया था कि हम जैसे ही आए, आते ही आप जैसे ही पहुंचे
आते ही वंदे मातरम के गीत के लिए सबको खड़ा कर देना और संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना। हुआ भी वही। देखिए अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। अब दोस्तों, ये सारी स्थितियां कायरता की पराकाष्ठा तो देख ली, जो कहता था अरे 56 इंच की छाती, अरे एक अकेला सब पर भारी, अरे हम तो 50 साल तक राज करेंगे। भैया 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, 50 साल तक तो आप रह गए, तो देश को सपेरों के युग में नहीं, वो प्री इतिहास, प्री हिस्ट्री के पीरियड में लेकर के चले जाएंगे, जहां इंसान अपने शरीर पर पत्ते लपेटा करता था और बैठ करके वहां पर बीन बजवाना। शुक्र है कि जनता जागरूक हुई, जेनजी सामने आया। अब दोस्तों, इसी बीच में एक और चीज, जैसा कि परंपरा होती है कि जब सदन का सत्र खत्म होता है, स्पीकर सभी दल को चाय पर बुलाते हैं। इस बार भी स्पीकर ने किया, मगर राहुल की टीम ने और राहुल गांधी ने बिरला की चाय को ठुकरा दिया, न्योता स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शाह और मोदी भी तो वहां होंगे और राहुल गांधी और मोदी और शाह के साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, आप देखिए ना, आज तक किसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ संसद में ऐसे नारे नहीं लगे थे, मगर पहली बार आजाद भारत के अंदर संसद के अंदर लगे ऐसे नारे। इन नजारों को देखिए, शर्म मगर फिर भी नहीं आती। अब दोस्तों, संसद दोनों हाउस अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। और दोस्तों, असली खेला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी अब असली स्थिति और उसकी असली राजनीतिक ताकत का एहसास होगा कि कहां अब तक वो खुद को थेथरई से सब कुछ गुणागणित करके लोगों को भ्रमित करके रखे हुए थे, मगर कैसे वो धराशायी हो चुके हैं। क्योंकि मैसेज सिर्फ देश की जनता में नहीं गया है, इस मैसेज को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों ने लिया है। और सहयोगी पार्टियां जब बीजेपी के साथ अपना हिसाब किताब करना शुरू करेंगी, तो मोदी और शाह क्या करेंगे, उनके साथ किस तौर पर बार्गेनिंग करेंगे। और इसी स्थिति में दोस्तों, नायडू अपनी एक अलग से आंध्र प्रदेश में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर रहे हैं। नायडू, कहा यह जा रहा है, आंध्र प्रदेश की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले पत्रकारों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में नायडू दरअसल परिसीमन बिल के खिलाफ थलपति विजय के सुर में सुर तो मिला चुके हैं अंदर खाने, मगर अब वो तय कर रहे हैं आने वाली स्थिति में उनको किस तौर पर रहना है, केंद्र के साथ में और आंध्र प्रदेश की राजनीति में। इसीलिए नायडू ने तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम वाली कचरे की राजनीति को जूते की नोक पर रख करके ठोकर मारी थी। इसीलिए नायडू ने भारतीय जनता पार्टी और संघ के भारत विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ में खड़े होकर के वो सारे फैसले लिए जिसे भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है। बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी तो चाहती है और वो कराती क्या है कि अगर आप कहीं पर रोज़ा जैसे पवित्र स्थान पर महीने में आप किसी ऐसी जगह में फंसे हैं जहां इफ्तार का टाइम हो गया, सनसेट हो गया, और अगर बच्चे वहां पर इफ्तार कर लें और इफ्तार में अगर नॉनवेज हो जाए तो इनको जेल के सलाखों के पीछे डलवा देते। काशी की घटना आपको याद है ना, गंगा पर। और ये खुद कितनी गंगा को गंदी करते हैं, कचड़े डालते हैं। ये दरअसल इन्हीं के गैंग और गिरोह के लोग हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली के हैं, कहीं के भी,
आप देखिए गाड़ी से उतर करके लोग पन्नियों में भर भर के न जाने क्या क्या चीजें, पूजा पाठ की सामग्री को उसी गंगा में, उसी नदियों में फेंकते हैं। गंदी करें आप और उसकी सफाई देश भर के टैक्स के पैसे से हो, मगर फिर भी उसमें भी चोरी कर जाएं आप। शर्म नहीं आती? अब दोस्तों, भाजपा और एनडीए दोनों के मन में भाजपा के लिए डूबती हुई कश्ती का एहसास होने लगा। बीजेपी के कुछ लीडर आने वाले दिनों के लिए अपनी रणनीति तैयार करने लगे और उनकी ये रणनीति मोदी और शाह के ताबूत में तीसरी कील जैसी होगी दोस्तों, क्योंकि पहली 2 कीलें तो ठुक चुकी हैं, आखिरी कील का इंतजार है देश को। तो फिर इंतजार कीजिए, होता क्या है मोदी और शाह के इस पूरे झूठे नैरेटिव में 12 वर्षों से अभी तक जो चलवा रहे थे। अब क्या करेगी ईडी, सीबीआई या चुनाव आयोग? इनका दुरुपयोग किस तरीके से आप तिलमिला करके करेंगे वो भी देखना होगा। जागरूक रहिए, अधिकारों को पहचानिए, वरना ये लोग ऐसे खा जाएंगे कि आपकी नस्लें आपको कोसेंगे कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अपनी राय लिखें।